और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर और साथ ही साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, लगातार हम तस्वीरें इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें ना अब डराने लगी है। वो इसलिए क्योंकि आखिर कब तक यही स्थिति बनी रहेगी? ये हमारे सामने जो हैं फिगर्स, ये ह्यूमन ट्रेजेडी के हैं जो हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। और ये दिस इज जिसको कहते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया ने क्या कर दिया अफगानी लोगों के साथ। ये देखिए, तालिबान आए, क्या हम उनको बचा पाए? हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, हम इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम तालिबानियों से, क्या हम इस माहौल से इन लोगों को बचा पाए? हज़ारों दर हज़ार लोग क्यों खड़े हैं एयरपोर्ट पे? सिर्फ इसलिए कि यहाँ से उनको एक उम्मीद की किरण, हो सकता है इनके पास कोई पासपोर्ट ना हो सकता है इनके पास वीजा भी ना हो, लेकिन जिस तरीके से अफगानी भर कर गए थे उस अमेरिकन एयरक्राफ्ट में, इनको यही लगता है ग्लोब मास्टर में, हो सकता है कोई अगली अमेरिकन एयरक्राफ्ट आए, किसी और मुल्क का कोई एयरक्राफ्ट आए और उसमें भर के ये लोग चले जाएं और किसी और मुल्क में इनको एक बेहतर मुस्तकबिल मिले, बेहतर फ्यूचर मिले। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अमेरिकन सोल्जर्स देख रहे हैं हम यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको पीछे करने में एक बाड़ है, एक सेपरेशन है जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन मरीन्स खड़े हैं वहां पे, और उस तरफ तालिबान वाले हैं। ये कुछ समय पहले अमेरिकन सोल्जर्स और तालिबान आपस में लड़ते थे। आप देखिए, ये अमेरिकन सोल्जर्स हैं आपकी स्क्रीन पे, ये और तालिबान एक दूसरे को जान से मारते थे। अब ये सब बंद हो गया है। अब 4-5 फुट की दूरी में अमेरिकन सोल्जर्स, मरीन्स और तालिबान दिखते हैं। तालिबान वहां पे क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं और अमेरिकन किसी तरीके से रोक रहे हैं कि अपने खुद के अमेरिकी नागरिकों को वो ले जाएं अफगानिस्तान से। सर, मुझे ना आज वो किताब याद आ रही है जो अशरफ गनी की बड़ी फेमस किताब है, फिक्सिंग फेल्ड स्टेट्स, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, ये बताया था कि एक नाकाम देश को किस तरह से ठीक किया जाता है। लेकिन जब अब खुद की बारी आई अशरफ गनी साहब की, तो वो खुद ही गायब हो गए, खुद ही गुल हो गए। नहीं, बिल्कुल। फिक्सिंग फेल्ड स्टेट्स जो है अशरफ गनी की किताब, वो लगता है उन्होंने लिखवाई होगी किसी से, क्योंकि खुद तो पढ़ी नहीं उन्होंने। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान से जो आपने फिक्सिंग फेल्ड स्टेट्स की बात करी, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो पूरी बात है इनमें कि अब ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगान सरकार करने की कोशिश कर रही है, इन्होंने कभी मिडिल क्लास को जन्म दिया ही नहीं वहां पे। इन्होंने अफगानिस्तान में वो इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, क्योंकि जब भार पड़ता है मुल्क पे तो इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल जो हैं, एक अकेला इंसान वो भार नहीं उठा पाता, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भार उठाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए नहीं। तो जैसे ही अमेरिकन गए, सारा का सारा जो इन्होंने महल जैसा बना रखा था, ये 24 घंटे के अंदर कोलैप्स हो गया, जैसे तालिबान घुसे काबुल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी सर आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिकी नागरिकों को एडवाइजरी देखिए जारी की गई है, काबुल एयरपोर्ट ना जाने की चेतावनी दी गई है। ये अमेरिकी नागरिकों के लिए दरअसल एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिकी दूतावास की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। एयरपोर्ट पर संभावित खतरे का ये दरअसल अलर्ट है कि आप वहां पर ना जाए, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है और ऐसे में मुश्किल हो सकता है आपका जान माल का बचाव करना। मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो बाइडेन आते हैं, कल भी वो आए, वो लगातार ये कह रहे हैं तालिबान को कि हमारे जो नागरिक हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, वरना आपको बहुत भुगतना होगा। एक तरफ उनके कमला हैरिस होती है, एक तरफ एंटनी ब्लिंकन होते हैं। G7 में ऐसा क्या बड़ा करने जा रहे हैं, या अब कौन सी ऐसी पोजीशनिंग करने जा रहे हैं जो बाइडेन, जो अब ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि G7 के इजलास में कोई ऐसी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये वही पुरानी बात को रिपीट कर रहे हैं और G7 के जो मेंबर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि साहब, हम सब जो मांगे अफगानिस्तान से, तालिबान से, एक ही चीज़ मांगे कि हमारा मिलकर जो वेट है वो बढ़े और वो प्रेशर तालिबान के ऊपर आए, क्योंकि ये G7 के सब देश जितने भी हैं, उनमें जितने भी इनके नागरिक हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो पहली प्रायोरिटी किसी भी मुल्क की है कि उनको वहाँ से निकालना। दूसरी प्रायोरिटी है कि उस जमीन को, अफगानिस्तान की जमीन को, इस्लामिक स्टेट जिसको दाइश भी कहते हैं और अलकायदा के हाथ में ना पड़ने देना, कि वहां पे आतंकवादी पनपे। और तीसरी चीज कि अफगानिस्तान को किस तरीके से स्टेबल करा जाए कि आगे चल के तालिबान के मन में कुछ ऐसा ना है कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स तालिबान कोई एक्शन ले। आज तक तालिबान ने कोई बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, बियॉन्ड अफगानिस्तान किसी पे एक्शन नहीं लिया। हो सकता है पाकिस्तान के जो बॉर्डर के इलाके हैं उस पर कुछ लिया हो, लेकिन अफगान तालिबान ने कभी यह नहीं बोला कि हम जाके अमेरिका को अटैक करेंगे या किसी और को अटैक करेंगे। वो अलकायदा का काम है, इस्लामिक स्टेट का काम है, ये और दाइश वगैरह जो और बॉडीज हैं उनका काम है। लेकिन अफगान तालिबान ने कभी ये नहीं बात बोली। लेकिन ये खतरा है क्योंकि वहां पे इस्लामिक स्टेट है, वहां पे अलकायदा है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। इन लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी, यही तो एक यक्ष प्रश्न है जो अभी तक बना हुआ है। और जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं, बढ़ती ही जा रही है, ये एक लंबा खिंचने वाला ऐसा दिख रहा है मेजर गौरव आर्य यहाँ पर। क्योंकि आप देखिए कि 15 तारीख को जब कब्जा किया काबुल पर, और ये माना जाता है कि काबुल पर मतलब पूरे अफगानिस्तान पर ही आपने कब्जा कर लिया। मैं अभी इसमें पंजशीर घाटी नहीं ला रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अगर काबुल तक या और बाकी जहां पर कब्जा कर लिया उस तक अगर बात करूं, या फिर सरकार गठन की अगर बात करूं, तो वो हम कब देखेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल है। लोग ये भी कह रहे हैं कि दोहा में जो अग्रीमेंट हुई थी वो ये बात करी थी कि
31 अगस्त तक कोई सरकार का गठन ना हो, बातचीत करिए और लोगों के साथ मीटिंग्स करिए, बैठक करिए, लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट मत करिए। ये इनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी और ये और अंडरस्टैंडिंग थी कि जब तक अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर हैं, ये फेस सेविंग है एक किस्म से अमेरिका की, कि जो अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे हैं उनको क्या करना है, उनको किस तरीके का चेहरा दिखाना है अफगानिस्तान का, तालिबान का। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली वो लोग अनाउंस करेंगे। अगर वो अनाउंस करते हैं तालिबान वाले सरकार, तो ये खिलाफ वर्जी होगी जो वादे की है, जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ है। स्कूल की संस्थापक जो हैं उन्होंने ये दस्तावेज जलाए हैं। अफगानिस्तान में ये एकमात्र, बार बार बोल रही हूं, अफगानिस्तान में ये एकमात्र लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल है जिनकी संस्थापक है शबाना बासिस, जिन्होंने बताया कि अपने छात्रों के रिकॉर्ड को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और उनके परिवार के लिए जो रक्षा है उसके लिए मैं ये जला रही हूं ताकि ये तालिबानियों के हाथ ना लग पाए। मेजर गौरव आर्या, ये कितनी विडंबना है, आप ये देखिए, मतलब क्या करना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट्स तक जलाने पड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर नहीं मिलाएंगे, नहीं जलाएंगे डॉक्यूमेंट्स और नहीं कुछ ऐसा करेंगे, अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग चीज़ लगती है जो तालिबान को लगती है, फिर इनके ऊपर रिप्राइजल्स होंगे, फिर इनके ऊपर बदले की कार्रवाई होगी। कल हमने ऐसी आग देखी थी उस पार्क से, बच्चों के खेलने के पार्क से, जहाँ पे तालिबान वाले खुद खेल रहे थे। 16, 17, 18 तारीख को वहाँ पे झूला झूल रहे थे, मेरी गो राउंड पे चल रहे थे, खूब मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए था कि ये नया तालिबान है, हम भी हंस सकते हैं, हम भी खेल सकते हैं, हम भी इंसान हैं। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ज़्यादातर अमेरिकन फोर्सेज जा चुकी हैं, बस एयरपोर्ट तक ही महदूद हैं और एवैक्यूएशन में है, तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया, स्कूल को जलाना, दस्तावेज जलाना, पार्क जलाना। अब देखिए, दस्तावेज कोई भी जलाए, कारण उसका तालिबान ही है, कारण उसका तालिबान है। क्यों जला रहे हैं ये लोग? ये तालिबान के चलते जला रहे हैं। तो इसी तरीके से या तो तालिबान खुद जलाए या लोग जलाएं। और ये आग जो हमें दिख रही है, ये आग बेसिकली अफगानिस्तान में लग रही है, सिर्फ दस्तावेज नहीं जल रहे, ये पूरे आग अफगानिस्तान में लग रही है। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल जब तक तालिबान है अंधकार में ही रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि वो कहते हैं ना कि चोर को अगर आपने चाबी थमा दी है तो फिर आप क्या कहिएगा, क्या मैं इसको इस तरह से देखूं या मैं इस तरह से देखूं। मैं बात कर रही हूं खलील हक्कानी की, जो अब से थोड़ी देर पहले हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे कि उसी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया है। मतलब जो मोस्ट वांटेड है अमेरिका का, जिस पर $5 बिलियन इनाम घोषित किया हुआ है, वो सुरक्षा करेगा काबुल की। जी, वही सुरक्षा करेगा काबुल की। और ये मैसेजिंग भी है तालिबान की, और मैसेजिंग इस प्रकार से है, मैसेजिंग ये है कि देखिए साहब, अमेरिका से बोल रखा है कि कल आपको इसके साथ भी डील करना पड़ेगा। अगर आप तालिबान से बात करेंगे तो आप उसी शख्स से बात करेंगे, खलील हक्कानी से, जिसको आपने, जिसके ऊपर इतने पैसे, उनका जिसको हेड मनी कहते हैं, जिसके सर पे इतना आपने पैसे लगाए हैं, वो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। एक किस्म से अमेरिकन को जलील करने की कोशिश है। और ये तालिबान मैसेजिंग भी कर रहा है। तालिबान के पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है लोगों की जो ये काम भली खूबी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हक्कानी को इस काम पे लगाया है। और मुझे लगता है कि इसमें मैसेजिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है, वो ट्रस्टेड भी है और मैसेजिंग भी है एक। बिल्कुल। गौरव आर्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर गौरव आर्या, ये कहे साफ तौर पे ये कहा गया है जिस तरह से चीन की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र है कि आप जब तक उस देश में है कम से कम वहां के नियम मान लीजिए, और उसके बाद अगर आप बाहर आते हैं तो फिर ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है श्वेता। देखिए, जो बात यह है कि इस वक्त जो चल रहा है अफगानिस्तान में, वो आपको, देखिए, आपको एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। आप देख रही हैं अपने स्क्रीन पे जो इमेजेस हैं, जो नहीं मानता बात, जो नियम पालन नहीं करता, और नियम क्या हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता है, पर ये सबको पता है कि हाँ, किसी किस्म के तालिबानी नियम हैं। अगर तालिबान को बुरा लग गया तो लोकल कमांडर्स, कोई कोडिफाइड नहीं है, कहने की बात यह है कि कोई किताब नहीं है जिसके तहत वो नियम फॉलो करते हैं कि सबके पास वो किताब है और लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वहाँ पे गए, किसी तालिबानी को बुरा लगा, उसने गोली मार दी, किसी को पीट दिया। अब तो यही चल रहा है, तो ठीक है। तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने बोला है कि जी, जब तक आप यहाँ पे हैं तब तक ठीक चल रहा है, आपका वहाँ पे नियम पालन करिए, ठीक है। लेकिन मेजर गौरव, आप इससे पहले यहाँ पर कह रहे थे कि अभी 31 अगस्त तक तो कुछ नहीं होने वाला अगर सरकार गठन की हम यहाँ पर बात करें, लेकिन उसके आगे कभी तो आपको पटरी पर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे में जो हम तमाम कवायद देख रहे हैं, कंधार की बात कर लूँ, मैं कतर की बात कर लूँ, इस्लामाबाद हो, या फिर तमाम जिस तरह से ये कवायदें चल रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट जो हम मुल्ला बरादर की मुलाकात देखिए वांग यी से हुई थी, फिर कतर में वो अमेरिकी से भी मिल रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें रोल किसका ज्यादा अहम रहेगा? क्या चाइना आपको इसमें अपर हैंड नजर आएगा? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो चाहिए तालिबान को पैसा चाहिए। परसों $9.5 अरब जो पूरा अफगानिस्तान की सरकार का पैसा विदेश में था, जो उसका खुद का पैसा था, वो अमेरिकन ने रोक दिया। वर्ल्ड बैंक ने जो मदद देनी थी वो रोक दी, यूरोपियन यूनियन ने जो मदद देनी थी वो रोक दी, और जो और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं उन्होंने जो मदद देनी थी वो सारी की सारी रोक दी। आज की तारीख में तालिबान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है देश चलाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चाइना का एक बहुत बड़ा फिगर,
चाइना कुछ ना कुछ करेगा, चाइना के पास पैसा है, कैश रिच कंट्री है, तो चाइना पूरी कोशिश करेगा किसी तरीके से तालिबान को मदद करने की, और जो तालिबान की मदद करेगा फिर उसका उतना कंट्रोल रहेगा तालिबान के ऊपर, उसका उतना कंट्रोल रहेगा अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ड्रग्स का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसको भी मजबूत करने की कवायद होगी। जाहिर सी बात है कि जब खाने को नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। नहीं, बिल्कुल। आप ड्रग्स की जहाँ तक बात है तो अफगानिस्तान का जो मेन एक्सपोर्ट है दुनिया को ड्रग्स ही है। इसके अलावा अफगानिस्तान को कंप्यूटर या कोई और तो कुछ कपड़ा या कोई स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट या कोई आईटी इक्विपमेंट ऐसा तो कुछ बनाता नहीं है। अगर कुछ अफगानिस्तान से बाहर जाता है मुल्कों में तो वो आपकी चरस जाती है, अफीम जाती है, कोकेन जाती है, ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पे बिकती हैं, पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं। पाकिस्तानी आर्मी भी इसमें काफ़ी हद तक मुलव्विज़ है। तो कहने की बात यह है कि इनको एक फॉर्मल इकोनॉमी इन प्लेस डालनी होगी। इनको ऐसा करना होगा कि अगर देश चलाना है तो इनको मैसिव फंड्स 25 से लेकर 30 बिलियन यानी कि 30 अरब डॉलर तालिबान को चाहिए अगर इनको चलाना है। इख्तिदार में आ गए, ये पावर में आ गए, अब ये सत्ता पे तो आ गए, जम गए ये लोग, लेकिन इसके बाद क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, ये तालिबान को नहीं पता, क्योंकि जो भी करेंगे उसके लिए सबसे पहले पैसे चाहिए। बिल्कुल, तालिबान के कब्जे से मुक्त हुआ है खिंजन जिला की अगर मैं बात करूं, जो तालिबान विरोधी मोर्चा है उसने इसे खाली कराया है। अब तक इस लिहाज से अगर हम देखें तो 5 जिले तालिबान के कब्जे से मुक्त हो चुके हैं। इसमें अंद्राबी, पुलहिसार, देसला, बानू तालिबान से मुक्त हो चुके हैं। खिंजन भी आज ही तालिबान से मुक्त हुआ है। मेजर गौरव आर्या, ये क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ तालिबान कमजोर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि तालिबान कमजोर पड़ रहा है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नदर्न अलायंस जो है जो कि पंशीर में है, उसके आसपास के इलाके जहां पे नदर्न अलायंस का बेस है, उसके आसपास के इलाके अपनी स्ट्रेंथ पे नदर्न अलायंस खेल रहा है और अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक वो पुश आउट कर रहा है तालिबान को, क्योंकि उन एरियाज में नदर्न अलायंस का ज्यादा रसूख है और तालिबान इतना मजबूत वहां पे नहीं है। अब ये देखते हैं कि वो नए एरियाज जो उन्होंने तालिबान मुक्त करे हैं वहां पे अपने गढ़ को किस तरीके से मजबूत करके फिर मजीद ऑपरेशन आगे करते हैं नदर्न अलायंस वाले। अहमद मसूद या फिर अमरुल्लाह सलेह किस तरीके से इसको पोजिशनिंग करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नदर्न अलायंस अभी तालिबान के लिए इमीडिएट खतरा है, बट एक सॉलिड इरिटेंट जरूर है। और ये कहीं ना कहीं ये जो 5 जिले इन्होंने तालिबान से खाली कराए हैं, यहां पे कहीं ना कहीं तालिबान की छवि को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, पहले भी नहीं था उसके पास, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से वो आगे बढ़ा, ना तो उतने मॉडर्न वेपन्स थे उसके पास जितने कि आज है। मैं उस पर भी आऊंगी आज पर, लेकिन पहले की अगर बात करूं तो इस पर कहें आप। जी, अगर आप नदर्न अलायंस की बात कर रहे हैं कि उनके पास इतने मॉडर्न वेपन्स नहीं हैं, तो नदर्न अलायंस के पास वेपन्स हैं, हाँ उतनी तादाद में नहीं है जितने तालिबान के हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने अमरुल्लाह सलेह के साथ मिलके मसूद ने गुहार लगाई है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकी सरकार से कि आप हमें हथियार दीजिए। और आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि और भी जो सरकारें हैं उनसे टच में, पहले इंडिया ने भी काफी सपोर्ट करा है नदर्न अलायंस को, ऐसी बात नहीं, भारत ने खुल के सपोर्ट करा है नदर्न अलायंस को। और अगर मौका आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को दोबारा करना भी चाहिए नदर्न अलायंस को सपोर्ट। जी खोल के, दिल खोल के पैसा दीजिए, हथियार दीजिए, क्योंकि आतंकवाद से लड़ना हमारा भी फर्ज है। कश्मीर वहां से ज्यादा दूर नहीं है। आज की तारीख में तालिबान ये कह रहा है कि उसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। क्या हम तालिबान पे विश्वास कर सकते हैं? तालिबान ने यह बोला था कि औरतों पे, बच्चों पे जुल्म नहीं करेगा, और एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से कम में वो अपनी जबान से पलट गया। तो क्या देखिए, क्योंकि अंत में वो है आतंकवादी संगठन, तालिबान जो है आतंकवादी संगठन है, और आतंकवादी का कोई दीन और ईमान होता नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अब मैं अगर तालिबान की बात करूं तो जिस तरह से लगातार वो ताकत अपनी बढ़ाता जा रहा है और तमाम वो भी चीजें उसके हाथ लग गई है जो पहले अमेरिकी सेना यूज करती थी, जो ताकत नेटो जैसी ताकत थी। अब मैं चाहे इसमें हेलीकॉप्टर्स जो सेना यूज करती थी, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की बात कर लूं या उन हथियारों की बात कर लूं, ये तो फिर किसी भी एयरफोर्स से कहीं ज्यादा मजबूत तालिबान की एयरफोर्स हो जाएगी। इसे तो रोकना होगा, ये वरना बहुत खतरनाक साबित होगा सभी के लिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनकी एयरफोर्स बड़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर होना और हेलीकॉप्टर चलाना एक दोनों में बहुत फर्क है। इनके पास हेलीकॉप्टर के पायलट्स नहीं है, दूसरी चीज इनके पास मेंटेनेंस क्रू नहीं है, तीसरी चीज इनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। अगर एक हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है तो वो स्पेयर पार्ट इनको चाइना नहीं दे सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी अमेरिकन है, वो अमेरिका से ही आ सकते हैं, या कोई फ्रेंडली कंट्री। अगर ये ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर है, ब्लैक हॉक अगर कहीं बन रहा है तो वही अमेरिका की इजाजत से इनको दे सकता है, अमेरिका इनको देगा नहीं कोई कंपोनेंट। तो इनको ये जुगाड़ से जितना चला लें ब्लैक हॉक, उतना चला लें, उसके बाद इनको प्रॉब्लम होगी। मेंटेनेंस एक अलग साइंस है और बहुत बहुत
बहुत ज़बरदस्त, जिसको एयरफोर्स वाले जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के भी हैं, वो भी समझेंगे कि मेंटेनेंस के जो ऑपरेशंस होते हैं एयरफोर्स में वो कितने ज़्यादा मिशन क्रिटिकल होते हैं। एयरक्राफ्ट के उड़ने से पहले, एयरक्राफ्ट के उड़ने के बाद, इवन दरमियानी, बहुत ज़्यादा होता है। तालिबान के पास ना वो मैन पावर है उस किस्म का। देखिए, एक एयरफोर्स मेंटेन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। औरतों बच्चों पे जुल्म करना, लोगों पे लाठियां मारना, लोगों के सरों पे गोली मारना, ये आसान चीजें हैं। एयरफोर्स चलाना, दिस इज हाईली सोफिस्टिकेटेड, एक स्ट्रेटेजिक जिसको कहते हैं कि प्लेटफॉर्म होता है एयरफोर्स। तो मुझे नहीं लगता तालिबान, आज तालिबान के पास ठीक है उन्होंने घेर लिया 2-3 पायलट्स को, जोर जबरदस्ती करके ब्लैक हॉक्स चला लिए, लेकिन कल क्या होगा? वो ब्लैक हॉक मेंटेनेंस मांगेगा, वो स्पेयर पार्ट्स मांगेगा, ये सब कहां से आएगा? तो एक इकोसिस्टम होता है। जी, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम उसका रुख करेंगे। इनामी आतंकी से मिले हैं हामिद करजाई। आपको बता दें 37 करोड़ का इनामी आतंकी हक्कानी, जिसके बारे में हम लगातार यहां पर मेजर गौरव बात कर ही रहे थे। आपका रिएक्शन इस पर? जी, देखिए, यही लोग थे जो आज से 10 दिन पहले लड़ रहे थे, 5 दिन पहले लड़ रहे थे, अब ये आपस में हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अब वहां पे सरकार बननी है तालिबान की, पर तालिबान की प्योर सरकार नहीं बनेगी, इसमें और लोग भी होंगे शामिल, पुरानी सरकार के भी कुछ लोग शामिल होंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि तालिबान नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो और एक नॉर्मल फेस दुनिया को प्रेजेंट करा जाए। कब तक ये सरकार चलेगी, तालिबान कब तक चलने देगा, कब तक तालिबान इनको, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लोकसभा या विधानसभा की कोई सीट जीत कर आया है या कुछ चुनाव जीत कर आया है, ये तो इनके ऊपर है, क्या डिस्कशन इन्होंने करना है, कितना ये बार्टर करेंगे, कितना समझौता करेंगे, किसको क्या देंगे, ये तो आपस की इनकी बात है। कल अगर कोई मुकर गया तो फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, फिर सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबके पास अपनी छोटी छोटी आर्मीज हैं। ये देखिए, कल के दुश्मन आज हाथ मिला रहे हैं। ये क्या है? दिस इज, ये जिसको कहते हैं कि दिस इज एन एक्शन ऑफ कन्वीनियंस। ये इन दोनों के लिए कन्वीनियंट है इसलिए कर रहे हैं। कल अगर किसी के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसको फॉलो करते हैं, फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। यही आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि ये अब हो रहा है, अगर साझेदारी की, जिस साझेदारी की आप बात कर रहे हैं, तो ये कितना सक्सेसफुल होगा? क्योंकि इससे पहले अगर हम इतिहास में देखें तो वो रहा नहीं है उतना सक्सेसफुल। नहीं, अफगानिस्तान में कभी भी ऐसी साझेदारी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही है, ना ये रह सकती है साझेदारी सक्सेसफुल। इसका सिंपल सा कारण ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। वहां पे सीधा का सीधा आप समझ लीजिए आतंकवादी एक दूसरे की, आप समझ रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है, कोई चुनाव वहां पे नहीं हो रहा, कोई इनका आईन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। जिसको जो मन चाहा उसने वो करा। तो इट्स एब्सोल्युटली लाइक द वाइल्ड वेस्ट, यू नो, कोई किसी की बात नहीं मानता, जिसको मन चाहे गोली मार दी, जिसको मन चाहे गद्दी पे बैठा दिया। तालिबान यही काम कर रहा है। अब जब तक इनकी दोस्ती रहेगी तब तक गद्दी रहेगी, जिस दिन दोस्ती खत्म हुई उस दिन खून खराबा शुरू हो जाएगा वहां पे। ठीक है, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम उस बड़ी खबर का इस वक्त रुख करेंगे। इसी तस्वीर के बाद अब तालिबान ने कई कैदियों को रिहा किया है। रिहा किए गए कई जो है नेता, उर्जगान के नेता रिहा किए गए हैं। आपको बता दें, राजनीतिक कैदी रिहा किए गए हैं तालिबान के साथ। 2108 राजनीतिक कैदी रिहा किए गए हैं। सर, ये जो कैदी रिहा किए जा रहे हैं, कैदी क्या हैं? ये आतंकी ही हैं जी। ये भी तो खतरनाक है सर। जी बिल्कुल। और इनको देखिए, बात ये होती है कि वहां पे जो वफादारी है अफगानिस्तान में, जो गुट हैं, अफगानिस्तान में वफादारी खरीदी और बेची जाती है। अफगानी फौज के जर्नलों के साथ यही हुआ था, उनकी वफादारी खरीदी और उन्होंने अपने वफादारी बेची। अब ये जिन लोगों को, जिनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये हैं, आतंकवादी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, इनको वहां से रिहा करा गया जेल से। अब इनको जेल से रिहा करेंगे तो ये जो इनको जेल से रिहा करेगा, जो इनकी जान बचाएगा, ऑब्वियसली उनकी तरफ ये जाएंगे, झुकाव उनका उनकी तरफ होगा, लॉयल्टी है, तो ये अपना बेस बनाने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक और चीज है, पिछले हम 5-6 दिन से ये देख रहे हैं कि अफगान तालिबान जहां जा गया, उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने रहम खाया और उनको छोड़ दिया, क्योंकि भाई हैं पीछे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वही है जिसने कल फिर यही बात बोली थी कि पाकिस्तान के अंदर उनको शरिया कानून चाहिए और एक वायलेंट इस्लामिक स्ट्रगल चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो ये पूरे खित्ते को सिविल वॉर में डालने का, पूरे एरिया को सिविल वॉर में डालने का एक मंसूबा है। बिल्कुल, तो पूरे एरिया को सिविल वॉर में डालने का उसमें ये एक बड़ा मंसूबा है। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार ये भी कह रहे हैं मेजर गौरव की जो तस्वीरें एयरपोर्ट से आ रही है या पूरी जो सड़कों पर हम देख रहे हैं, ये ठीक है कि विरोध तो है, लेकिन काबुल जो एयरपोर्ट है वहां से एक अलग ही तस्वीर है। वो सिचुएशन कंट्रोल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता नहीं कि वो सिचुएशन ऐसे कंट्रोल हो पाएगी, क्योंकि जब जनसैलाब कहीं पे आ जाता है आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तालिबान को कोई एक्सपीरियंस है नहीं कंट्रोल करने का, और अमेरिकन इंटरेस्टेड है नहीं कंट्रोल करने में। तालिबान क्या करेगा? तालिबान को जैसे हवाई पट्टी साफ करनी थी, उन्होंने 8-10 लोग या 5-6 लोग मार देंगे। वो लोग पहले भी यही काम करते थे। वो लोग AK-47 चलाई, लोगों को मार दिया, लोग डर के मारे भाग गए। तालिबान यही करता है। अमेरिकन को एक्सपीरियंस है, लेकिन ये अमेरिकन सोल्जर्स हैं, ये अमेरिकन मरीन्स हैं, ये क्राउड कंट्रोल नहीं करते, ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए हैं। और यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो अमेरिकन नागरिक हैं वो
वो आराम से, शांति से, बिना उनको कुछ नुकसान हुए वो देश से वापस निकलें, अफगानिस्तान से वापस निकलें और उनको अमेरिका वापस ले जाया जाए। उनका लिमिटेड काम है। अब जो करना है तालिबान को करना है, और जो काम तालिबान को करना है वो तालिबान को आता नहीं है। लेकिन जिस तरह से काबुल पर ये युवा ब्रिगेड उतरी है, मेजर गौरव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इन्होंने वो डेमोक्रेसी देखी है, इन्होंने वो स्टेबिलिटी देखी है, वो स्वाद चखा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब अगर ये नहीं उठे, बेरोजगारी बढ़ेगी, सोशल एंगर बढ़ेगा, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा। जब भूख मरने की नौबत आएगी, एंगर बढ़ेगा, तो फिर और कोई रास्ता भी तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, ये लोग हथियार उठाएंगे। जो आम सिविलियन है वहां पे, जो अफगानिस्तान का झंडा एक हाथ में लेकर और दिल में उम्मीद लेकर सड़क पे उतरे हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने, आज़ादी मांगने के लिए और तालिबान से लड़ने के लिए। अब देखिए, तालिबान कुछ समय के लिए उनको डरा सकता है, तालिबान पहले समझाएगा, फिर लोगों को मारेगा, लेकिन आप लोगों को आज़ादी से वंचित नहीं रख सकते। वो लोग फिर से अपना सर उठाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन नीड होती है। हम लोग जब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं तो उस सबसे ऊपर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप अपने आप के बारे में क्या समझते हैं, हाउ डू यू सी योरसेल्फ। सो उसके बारे में बहुत ज़रूरी है इन लोगों का कि ये अपने आप को, जो अफगान है, आपने ठीक बोला बिल्कुल, कि जिस तरीके से इन लोगों ने 20-21 साल आज़ादी देखी है, इन्होंने एक डेमोक्रेसी देखी है, इन्होंने एक फ्रीडम देखा है। अचानक आप किसी परिंदे को, किसी चिड़िया को पिंजरे में कैद कर देंगे तो वो अपने पंख फड़फड़ाएगा, ये जाहिर सी बात है। या तो वो परिंदा पिंजरे में ही पैदा हो कि उसने सिर्फ गुलामी ही देखी है, तब दूसरी बात है। लेकिन जिस पंछी ने आज़ादी देख ली है वो अपने पर फड़फड़ाएगा और पिंजरा तोड़ के बाहर जाने की कोशिश जरूर